हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी। जिस बच्चे ने भी अब तक पढ़ाई नहीं करी है वो भी अब पढ़ाई में लग चुका होगा क्योंकि बोर्ड है अब सर पे, है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अपना न्यू चैनल और उस पे पहली वीडियो क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और ये है हमारे चैनल का नाम। इसको आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा क्योंकि यही चैनल आपको क्लास 10th के बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स से लाने वाला है। तो उसके लिए बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ ये है हमारा चैप्टर क्लास 10th का, यानी गेसेस। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर का हीरो बहुत ज़्यादा रापचिक है। क्या है ये आप खुद ही देख लीजिए। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बच्चों को कि इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें या किस तरीके से इसमें चीज़ें आएंगी। तो हम इस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक, यानी कि ज़ीरो से हीरो हम आपको बनाते हैं इन्हीं कुछ मिनटों में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें केवल आपको मिलेंगी बहुत अच्छी वाली बातें और आपके मार्क्स इस चैप्टर में तो कहीं से कहीं तक रुकने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओ ये क्या आ गया, अच्छा ये बेसिकली बात ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी बेस करती है किस पे, ओनली फॉर कार्बन पे। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं इस एरिया की क्वीन हूँ या किंग हूँ, ठीक है ना। तो यस ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अरे ये क्या है, अच्छा ओके जलवे हैं हमारे, तो कार्बन भाई साहब के भी जलवे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन है ना एक या किंग है ना, तो इनके बहुत सारे जलवे हैं। तो आप इन्हें किंग या क्वीन कुछ भी बुला सकते हैं, उसमें आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सीबीएसई 2019 में और बहुत ज़्यादा बार अब रिपीट होने वाला है ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इस फैक्ट को बिल्कुल रट लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा कार्बन है वो एनायन और कैटायन में हमें क्यों नहीं दिखता। हालांकि इसकी वैलेंसी हमें पता है कि ये टेट्रावैलेंट होता है, ये हम जानते हैं क्योंकि इसके पास होते हैं एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये कैटायन और एनायन बनाता क्यों नहीं है इसके पीछे रीजन है और यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दीजिएगा। तो कैसे देंगे इसका आंसर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में तो आप लिख ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या है, कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इसके 2 शेल्स होते हैं जिसमें 2 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं, यानी कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे हमारे पास 6। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। क्या बोल रहे रिपब्लिक, समझ में आ रहा है ना। तो इसी बात पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे हमारे चैनल को क्योंकि हमारा चैनल लेके आने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रापचिक वाली वीडियोज़, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हमारे पास हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनायन और कैटायन क्यों नहीं बनाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। फर्स्ट बात किस पे करते हैं, पहली बात हमारे पास होती है कि कार्बन लूज करे अपने इलेक्ट्रॉन्स ना, लूज इलेक्ट्रॉन्स, बट करता नहीं है। क्यों नहीं करता, इसका आंसर हम देंगे कि क्यों नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई, कोई जानता है इसे, क्यों नहीं करता है। क्यों, ये इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर इस हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे पहले शेल में, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे ना, तो कहाँ ये 6 प्रोटॉन्स की शक्ति और कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शक्ति। तो ये 2 प्रोटॉन तो अपने अंदर इन दोनों, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा ना, और जब अगर ये इसके अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता और इसी वजह से यहाँ पे ये क्या नहीं बनाता, हमारे पास क्या नहीं बनाता, कैट आयन नहीं बनाता, ठीक है।
नंबर 2 बात करते हैं कि ये गेन क्यों नहीं कर लेता 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन क्यों नहीं कर लेता 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्यों नहीं कर लेता। क्योंकि अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही कितने हैं, 6 है ना, ये हम देख चुके हैं ना। तो 6 और 6 + 4 तो हमारे पास आ जाता है यहाँ 10। तो अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल सकते दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक कंक्लूजन कि जो कार्बन है वो एन आयन भी नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है ना, तो ये निकल निकल के भागेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब ना तो ये लूज करता ना ये गेन करता, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसकी, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करेगा। ठीक है भाई, जो जितने मतलब पार्टनरशिप हमसे क्या समझते हैं कि जो चीज़ें वो एक पार्टनर के हैं वही चीज़ें दूसरे पार्टनर के हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हैं, देयर इज अ ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन शेयर दिस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। ठीक है ना, तो समझ आ रहा है ना आपको। तो यहाँ से बहुत अच्छी बात आ जाती है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग, शेयरिंग, ठीक है ना, पार्टनरशिप यानी कि शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी हमारे पास एटम्स करते हैं उन, या जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक बात आ गई कि शेयरिंग करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पहला है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे स्टेबल होने के लिए ना एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर हम एक बात समझते हैं कि के जो एटम है वो स्टेबल कैसे हो सकता है। ठीक है, इसे स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है, या तो मैक्सिमम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला क्या जाएगा, ड्यूप्लेट बोला जाएगा, और यहाँ पे बोला जाएगा इसे ऑक्टेट। ठीक है, तो या तो ड्यूप्लेट पूरा करेगा या ऑक्टेट पूरा करेगा। भाई मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स हमारे ऑक्टेट पूरा करते हैं और जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है अपना आउटर मोस्ट शेल में, केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे इसको एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है दोस्तों, क्या करनी पड़ती है यहाँ पे बॉन्डिंग इसको यहाँ पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये बना लेता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये एटम की शेयरिंग से होता है इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से एक एक सिंगल ऐसी हम लाइन खींच देते हैं जो कि शो करती है कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है सेम नंबर का Cl2 होता है, इसको भी लास्ट अपने आउटर मोस्ट शेल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा जो हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं कि क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो अपने केवल किस में रहते हैं भाई, ये रहते हैं अपनी 2 में, यानी कि ड्यूप्लेट में, यानी कि जोड़े में हमेशा। कौन कौन से हैं वो हैं, सबसे पहला हमारे पास ये हमने पढ़ लिया, सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन जो H2 में मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे Cl2 जो कि Cl2 में मिलता है क्लोरीन, और उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 3 ऑक्सीजन, ये भी 2 में मिलता है। फिर आता है हमारे पास N2, ये भी 2 में मिलता है। नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन 2 में मिलता है। तो नाइट्रोजन किस तरीके से करता है ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन है, इसके पास होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यही अपने
दूसरे एटम के साथ भी इसके साथ भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो ये आपस में किसकी शेयरिंग कर लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। भाई एक बात बताओ कि 5 तो इसके पहले से थे, 3 इसको ये वाले मिल गए, तो इसका हो गया ना ऑक्टेट पूरा, ये हो गया ना स्टेबल, और इसी तरीके से ये वाला भी हो गया ना स्टेबल। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, Cl2 इसको भी लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से अपना क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ से हम आगे चलते हैं कि और कौन कौन से हैं जो एस कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास कौन कौन आता है भाई, ऑक्सीजन आता है, कि ऑक्सीजन भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा, यहाँ से कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ये जैसे ही करेगा वैसे ही यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले चलो N2 पढ़ लेते हैं ना, पहले N2 पढ़ लेते हैं। N2 बना कैसे, हमने बताया कि यहाँ पे एक N है, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये डाई एटॉमिक में हमेशा मिलता है, किसमें मिलता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से। कौन सा मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ये कि यहाँ से एक और, जब ये डायटोमिक है तो 2 नाइट्रोजन एटम होंगे ना, तो 2 नाइट्रोजन एटम होंगे तो एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले के में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में 3-3 की कर लेते हैं क्या, शेयरिंग, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाते हैं शेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं अपना ट्रिपल बॉन्ड। तो ठीक, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड कहलाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं यहाँ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन कैसे बनती है भाई, मीथेन एक गैस होती है, सबको पता है ना, मीथेन होती है गैस, बायोगैस भी इसे हम बोलते हैं। तो ये बनती कैसे है, यहाँ पे होता है कार्बन, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन अपने। ठीक है, जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है, सबके पास हाइड्रोजन के पास कितने कितने हमारे पास एटम रहते हैं, इसके पास रहता है केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और उसको स्टेबल होने के लिए किसको कितने की जरूरत होती है, कम से कम ड्यूप्लेट, है ना। तो ये क्या बनाएगा, ड्यूप्लेट बनाएगा भाई, कौन, हाइड्रोजन, क्या बनाएगा, ड्यूप्लेट बनाएगा। तो ड्यूप्लेट बना के स्टेबल हो जाएगा, ये कर लेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये 4 अलग अलग हाइड्रोजन अपनी शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कार्बन के साथ और बना लेते हैं ये मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको कुछ इसमें देखने के लिए मिलेगा, क्या है ये, मीथेन ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस यूज्ड फॉर अ फ्यूल एंड कंपोनेंट ऑफ CNG। तो CNG में कितनी परसेंट होती है भाई, CNG जो हमारी कंप्रेस नेचुरल गैस है, इसके अंदर मीथेन पाई जाती है 90%। क्या होती है भाई, मीथेन होती है। ठीक है, 90% मीथेन होती है। ओके, अब और कौन कौन से जो कंपाउंड हैं वो हम अपने आप बना सकते हैं। तो यहाँ से हम अमोनिया बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। चलो अमोनिया बना के हम दिखाते हैं। सबसे पहले अमोनिया, तो अमोनिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके हम दिखा लेंगे, ये होगा इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अमोनिया में और क्या क्या होता है, हाइड्रोजन भी होते हैं 3, तो यहाँ पे आ जाता है एक हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाता है तीसरा हाइड्रोजन, जिनके अपने भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन की हो गई शेयरिंग, यहाँ से हो गई, ये इसके पूरे, ये इसके पूरे, और इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये बन जाता है हमारा अमोनिया। इसी तरीके से हम H2O भी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही हो, एकदम मस्त, एकदम रापचिक लग रही हो, और आपको लग रहा है कि हाँ हम आगे चल के बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, अगर ये पूरी वीडियो हमने देख ली, तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने बाकी के दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और जो हमारा बेल आइकन है इसको तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना, तो इसको आप प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं हम
जी, एक और हमारे पास होता है, ये होता है सल्फर, जो कि 8 एटम इसके एक साथ कंबाइंड रहते हैं और कुछ इस तरीके की फॉर्म ये बनाते हैं। तो इसे क्राउन शेप हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन शेप। किसकी? एसिड मॉलिक्यूल की कौन सी शेप? क्राउन शेप बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाती है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी। यहाँ से हम प्रॉपर्टी इसमें पढ़ लेते हैं। क्या है भाई? लो मेल्टिंग पॉइंट, जो कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। वीक, समझ रहे हैं? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट, एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आयंस नहीं बनते। किसी पे भी कोई भी चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे इसमें हम चलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो कार्बन के कितने टोटल, कितने ओलोट्रोप्स होते हैं? 3 ओलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 होता है हमारा डायमंड, नंबर 2 होता है हमारा ग्रेफाइट और नंबर 3 होता है हमारा फ्लूरेंस। ठीक है, तो यहाँ से होता है ये डायमंड की हम बात कर लेते हैं। तो डायमंड होता है बहुत हार्ड, वेरी हार्ड, सबसे हार्ड मटेरियल या सब्सटेंस हम बोल सकते हैं डायमंड को। ठीक है, और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट या एटम या फिर हमारे पास हम कह सकते हैं कि आयरन या मेटल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट क्यों करते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं इनके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। डायमंड कलरलेस और ट्रांसपेरेंट ही होता है, तो ये आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान से लिख लें। नेक्स्ट है हमारी यूजेस। इसका यूजेस क्या है? यूजेस क्या आता है? कटिंग के यूज आता है, बहुत सारी चीज़ों को काटने के यूज में आता है। और ज्वेलरीज और इंस्ट्रूमेंट्स तो इससे बनते ही हैं, आप से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि किस तरीके का ये हमारे पास ऑलोट्रॉप होता है कार्बन का। कार्बन की ही फॉर्म होती है डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है ग्रेफाइट? बिल्कुल ठीक से आप समझ रहे हैं, कहाँ पे? पेंसिल की लेड में भी। ये पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है? ये होती है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर। तो कंडक्टर ये क्यों करती है भाई? क्योंकि इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये ग्रेइश ब्लैक कलर की होती है, ओपेक होती है, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट ये यूज होती है ल्यूब्रिकेंट्स में, इलेक्ट्रिक सेल्स में और पेंसिल की कोर बनाने में। ये तो बहुत फेमस चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से अब बात करते हैं इसके तीसरे की। तो तीसरा होता है हमारा, इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फ्लूरीन। ठीक है, या इसके अंदर होते हैं 60, कितने? 60 एटम। कितने? कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड एटम 60। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बकमिंस्टर फ्लूरीन में कितने एटम्स होते हैं? तो 60 एटम्स होते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो आपको बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी वाली बात है हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इस नोट्स का। ठीक, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत सारी हम बहुत सारी अच्छी वाली बातें इसमें कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल फालतू की चीज़ें कोई नहीं पढ़ानी, केवल एग्ज़ाम में जो आना है केवल वो पढ़ाओ। ठीक है, और वही आप पढ़ो इस टाइम पे, क्योंकि अगर किसी ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जितनी भी वो पढ़ाई करे उतना उसके माइंड में पूरा सेट हो जाए। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, देखिएगा। तो क्या है वो क्वेश्चन? यहाँ से ये क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा इसे। क्वेश्चन क्या है? कार्बन के इतने जलवे क्यों है? ये कार्बन है, कार्बन के इतने जलवे क्यों है? क्यों है ऐसा ये? तो इसको हम कहते हैं वाई कार्बन इज वेरी वर्सटाइल। क्योंकि कार्बन का भाई वर्सटाइल नेचर है, ये सबके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहता है, टेट्रावेलेंट है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है हमारी नंबर 1, कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या है? ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो कार्बन अपने से दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर बहुत लंबी लंबी चेन
चेन्स बना लेता है। क्या बना लेता है भाई? बहुत लंबे लंबे चेन्स बना लेता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। ये और बहुत सारे जो एटम होते हैं वो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, केवल कार्बन में ही ये कैपेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि इसका एक तो स्मॉल साइज है, ऊपर से कार्बन कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो दैट्स वाई ये बना लेता है हमारे पास एक लंबी चेन और या फिर रिंग टाइप, ठीक है। तो ये रिंग भी बना लेता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिंग होती है या बहुत लॉन्ग स्ट्रॉन्ग चेन होती है, ठीक। तो ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास ये टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है ना। जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये टेट्रावेलेंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज समझते हैं, अगर अगर हमारे एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ से मोनोवैलेंट। क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा एक बार बताइए? मोनोवैलेंट कहलाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या कहलाएगा? डायावैलेंट। क्या कहलाएगा भाई? डायावैलेंट कहलाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ट्रायावैलेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कहलाएगा जो हमारा यहाँ पे है, क्या है? टेट्रा वैलेंट। वेरी गुड। तो यहाँ से हमने बहुत अच्छी वाली बातें यहाँ समझ ली हैं। तो अब आपको होप है कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। नेक्स्ट है टेंडेंसी फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स। भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने खाली हैं? हमने अभी पढ़ा है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 अलग अलग एटम्स के साथ भी अपना बॉन्ड बना सकता है, इसे कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो हमारा सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है ना, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। वेरी गुड। कार्बन की ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, कार्बन कार्बन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बहुत सारे जलवे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि इसके जलवे क्यों हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो भाई, जो जितने भी हम कार्बन्स के कंपाउंड बनते हैं उन सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम जितनी भी स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। समझ गए? हाँ जी डॉक्टर साहब, हम समझ गए जो आप हमें बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कितनी सारी बार। तो इसमें से मेन जो क्वेश्चन है वो हमारा होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसको समझते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। देखो, जो कंपाउंड है कार्बन का, लेकिन लिंक्ड होते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड से। किससे? सिंगल बॉन्ड से। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एल्केन्स। क्या कहते हैं भाई? एल्केन्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। यानी कि कार्बन कार्बन कितने भी कार्बन हो, बस सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे? एल्केन्स कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ अ कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ आ गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो वो कहलाएगा क्या? एल्कीन और एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो इसी के साथ एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने बाकी के दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बाकियों का भी भला करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स एल्केन की हम बात कर लेते हैं। तो इसका मेन फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको इसको डार्क से लिख देता हूँ, ठीक है। H2n+2 होता है। यहाँ से जो n होता है वो 1 2 3 या 4 हम ले सकते हैं आगे तक, ठीक। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और किसके साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है एल्कीन्स का। तो एल्कीन्स के पास होता है CnH2n। तो यहाँ पे एक चीज आप देखें कि n जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, यानी कि ये 2 इसमें हम रख सकते हैं 2, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आएंगे ना भाई। डबल बॉन्ड अब सिंगल एटम में तो काम करेगा नहीं, तो कम से कम कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 1 और
2, 2 कार्बन एटम तो इसमें होने ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर हमारे पास क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसी के साथ क्या होगा, ये ट्रिपल के 3 बॉन्ड होंगे और इसके साथ यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा CnH2n-2। तो ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला आता है और इसमें भी जो n होता है वो कैसा होता है भाई, 1 से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें भी सिंपल बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ठीक, तो कम से कम 2 कार्बन तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी IUPAC नेम की। IUPAC नेम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है, यही बताती है कि केमिस्ट्री में क्या क्या हमें काम करने हैं और नहीं करने हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स देन सफिक्स। तो प्रीफिक्स होता है जो नाम पहला आता है, पहले जो नाम आता है। सफिक्स होता है जो नाम बाद में आता है। ठीक है, यानी कि हम प्रीफिक्स में पहले जोड़ेंगे और सफिक्स में बाद में जोड़ेंगे। तो ये बस यहाँ पे बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे इसको एक चीज समझ लेंगे कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन के, ये कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखे हैं, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स। बस यहाँ 6 ही हैं और 6 ही हमसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें 6 ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, तो कि अगर कार्बन के कंपाउंड में एक कार्बन का एटम है तो उसको हम लिखेंगे प्रीफिक्स में मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ। नेक्स्ट नंबर 2, अगर 2 कार्बन एटम है तो उसको लिखेंगे हम एथ। क्या लिखेंगे, एथ। अगर 3 कार्बन एटम है तो उसको लिखेंगे हम प्रोप। क्या लिखेंगे भाई, प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन एटम है तो उसको क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। सब बट मत पढ़ना, इसे ये ब्यूट होता है, ब्यूट क्या होता है, ब्यूट। इसके बाद 5 अगर कार्बन एटम तो उसे पेंट पढ़ेंगे, पेंट, यस, पहनने वाली पेंट। और इसके बाद 6, सॉरी पहनने वाली पेंट नहीं है, इसको पेंट ही बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे कार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर उसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो वो पेंट कहलाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स है ओनली, आप इसे प्रीफिक्स समझें। इसके बाद जो 6 है, 6 यानी कि 6 कार्बन एटम मिलेंगे तो उसको लिखेंगे हम हेक्स। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, वेरी गुड। तो इसी के साथ लाइक कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है सफिक्स। सफिक्स यानी कि जो बाद में जुड़े, जो नाम के बाद में यानी कि पीछे जुड़े, पीछे। इसके तो रट्टे मारी लो बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना तो ये चैप्टर अधूरा है मेरे भाई। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एल्केन, एल्किन, एल्काइंस की। तो अगर सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केन, एन लग जाएगा, एन। डबल है तो लग जाएगा इन, और ट्रिपल है तो एज यूजुअल लग जाएगा हमारा आइन। तो अब हम यहाँ से एक चीज समझ चुके हैं कि भाई सबसे पहले इन कंपाउंड्सों में हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने के बाद इसमें हमें पता लग जाएंगे कि इसमें से हम क्या चूज करें, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट या हेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें पता लग गए तो हमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। तो जिससे हमें ये श्योर हो जाएगा कि इस पूरे हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इथीन की बात कर रहे हैं ये भाई, देखो C2H2 है। ठीक है, C2H2 है। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल फॉर्मूला, जो हमने जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, तो उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे ये रहा इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ए ये है, ये कि ये है, और यहाँ पे 3 जनरल फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी तरह लग रहा है, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो कि C, यहाँ पे N और H2N। यहाँ पे इन्होंने N जो ले रखा है वो 2 ले रखा है, अगर आपने देख लिया हुआ तो अगर 2 है और यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं 2, तो क्या उठाएंगे हम, एथ उठाएंगे। और उसके बाद इसका हम करेंगे फॉर्मेशन। तो 2 कार्बन के एटम आ गए हमारे पास, आ गए, बिल्कुल आ गए। और कितने हाइड्रोजन एटम है इसमें, 4 हाइड्रोजन एटम है। तो एक इस पे लगा दो, एक इस पे लगा दो, यहाँ से लगा दो, ये हमने लगा दिया भाई 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और उसके बाद अब देख लेते हैं इनके कितने बॉन्ड बचे हैं भाई। इस कार्बन के 3 पूरे हो गए, तो यहाँ पे एक और लग जाएगा क्योंकि चौथा बॉन्ड आना बहुत जरूरी है। तो इससे हमें पता लग जाता है इसके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसीलिए 2 कार्बन यानी कि एथ लेंगे, और डबल बॉन्ड आ गया तो
ईन लेंगे तो पूरा बन गया इथीन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के ये आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो हम एक और समझा देते हैं। चलो ये वाला भी बात कर लेते हैं इसकी। ये इसमें कितने नंबर ऑफ एटम हमें दिख रहे हैं कार्बन के? 1 2 3, तो 3 है तो यहाँ से उठा लिया हमने प्रोप। प्रोप के बाद हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन है इसमें। इसमें है भाई 8 हैं। तो ये कितने? 6, 3 ये रहे, 3 ये रहे और 2 ये रहे, तो 3 और 3 6 और 2 8। तो यानी कि सिंगल बॉन्डेड बन रहा है। अगर मैं इसे खोल के लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से हम लिख देते हैं। किस तरीके से? ये हमारे पास आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास। और 3 कार्बन एटम है तो क्या होगा? प्रोप। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से हमने यहाँ से पढ़ लिया भाई 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, ये रहे 3 कार्बन एटम। और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 4 हैं ये हाइड्रोजन केवल इस पे बॉन्डेड। तो अगर मैं इस पे यहाँ पे 3 लगा देता हूँ या इधर वाले कॉर्नर एटम पे 3 लगा देता हूँ तो बीच में हमारे पास 1 बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ 1 बॉन्ड बन रहा है। तो 3 कार्बन है तो इसका मतलब है प्रोप हो गया। और बीच में 3 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लग गया। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ठीक है ना दोस्तों, तो आपको बात यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से 2015 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के हम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से ये जांच लें कि यहाँ पे एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही हमें फॉर्मूले से पता चल जाएगा हमें ये भी अंदाजा लग जाएगा कि इसके अंदर डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हमें पता लग गया, जैसे कि ये है हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि प्रोपेन है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन एटम है। ठीक, 3 कार्बन एटम ये आ गए। और हाइड्रोजन कितने? 8। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन एटम भी 8 है, कार्बन एटम हमारे पास 3 है। तो सबको पता लग गया कि यहाँ पे किसमें बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास है भाई इथीन। इथीन में हमें पता है कि 2 कार्बन के एटम के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, बाकी के होता है हाइड्रोजन। देखो मेन चीज यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हम बॉन्डिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है हमें पता है कि 4। तो जितने उसके बॉन्ड खाली बचे बॉन्डिंग कार्बन कार्बन की करने के बाद वहां पे क्या चिपका देना है? हमें हाइड्रोजन चिपका देना है। ऑब्वियस बात है कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही ये बना है इथीन, ऐसे ही बना है ये प्रोपाइन। ठीक, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स अगर ये आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो 100% आपका ये चैप्टर बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और इस चैप्टर में आपके कम नंबर नहीं आने वाले दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट बन रहा है ये साइक्लोहेक्सेन। हम समझ लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है भाई। तो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो है ये बन रहा है हमारे पे रिंग बन रहा है भाई। क्या बन रहा है ये रिंग बन रही है। तो रिंग किसकी बन रही है? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। देखो 1, यहाँ रहा ये 2, यहाँ रहा ये 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, देन यहाँ आ गया 6। और
इसी तरीके से है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, कितने 12 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट वन इज 12। तो ये हमारा बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लो क्यों लिखा, हेक्सेन तो चलो ठीक था, साइक्लो का मतलब ये एक साइकिल बन गई ना, एक रिंग बन गई, इसलिए यहाँ पे लग गया साइक्लो। ठीक, नेक्स्ट है ये बेंजीन। भाई ये बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान बहुत हल्के में मत लीजिएगा इसे, है ना। ये बेंजीन का नाम आता जरूर है, इसे तो रट लो, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से रट लो कि दिमाग में तुम्हारे सेट हो जाए। ठीक, इसका नाम है भाई बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाता है, इसमें हर एक कार्बन के छोड़ने के बाद डबल बॉन्ड जरूर आएगा। इसमें भी हमारे पास कितने कार्बन हैं, यहाँ पे हमारे पास इसमें भी 6 ही कार्बन हैं, अगर आपको यहाँ दिखाई दे गए होंगे तो। और हर कार्बन के एक छोड़ के डबल बॉन्ड जरूर आ रहा है, यहाँ पे एक छोड़ा, यहाँ पे एक छोड़ा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, इस पे छोड़ा यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे छोड़ा यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे छोड़ा यहाँ डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारे पास बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर ही घूमे जा रहे हैं ना, कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट यहाँ फंक्शनल ग्रुप कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ जितने भी हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अभी तक हमने, यहाँ पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं हमने अभी तक। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं अभी तक जितने भी हमने पढ़ी। तो ये फंक्शनल ग्रुप करते क्या हैं, ये फंक्शनल ग्रुप इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बना देते हैं। क्या बना देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कर देते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। तो इसलिए फॉर नॉमेनक्लेचर भी ये चीज चेंज हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं, यहाँ से हम 3-4 चीजें समझ लेते हैं। इस आई थिंक इस टेबल में आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं मेनली, सबसे पहले जुड़ता है हमारे पास हेलोजेंस। क्या जुड़ते हैं, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस किन्हें किन्हें कहते हैं पहले तो ये समझते हैं। हेलोजन होते हैं हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये मेन यहाँ पे 2 यही चलते हैं। ठीक, और इसमें और ये जुड़ते हैं हमारे किसके, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं। अभी हम जोड़ के दिखाएंगे किस तरीके से ये जुड़ते हैं। लेकिन इसका जो प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स यानी कि नाम से पहले, तो नाम से पहले लगाना मत भूलिएगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो लगेगा, और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगेगा। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, तो ये सफिक्स प्रीफिक्स जुड़ते हैं, सॉरी सफिक्स नहीं जुड़ते, सफिक्स होते हैं नाम के बाद जुड़ने वाले, प्रीफिक्स होते हैं नाम से पहले जुड़ने वाले। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन। अब तक ये हेलोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन की बात हमने नहीं की थी ना, तो भाई उसको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, वो भी रापचिक है ना एकदम। तो आता है यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, यानी कि सबसे पहला जो चीज आती है वो आती है एल्कोहल। एल्कोहल की जो रिप्रेजेंटेशन, या आप कैसे समझेंगे कि एल्कोहल है, तो यहाँ पे होता है O और H, इस तरीके से OH होता है। और इन अब यहाँ तक तो थे हमारे क्या, प्रीफिक्स थे। यहाँ तक क्या थे भाई, यहाँ तक ये हमारे पास प्रीफिक्स जुड़ रहे थे। यहाँ से जुड़ेंगे अब सफिक्स, यानी कि ये बात आती है अब हमारे नाम के बाद में। तो यहाँ नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, यहाँ एल्कोहल, अगर ये रिप्रेजेंटेशन हमें दिख रही है तो यहाँ जुड़ेगा AOL। क्या जुड़ेगा, OL, एल्कोहल का OL। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। क्या है भाई, एल्डिहाइड। यहाँ से इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे तो ये OH था ही, ठीक है ना। तो इनको अब अलग अलग तोड़ देंगे, ये कार्बन के साथ जुड़ गए, तो कार्बन के साथ जुड़ के यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन। तो ये आपको जुड़ा हुआ यहाँ पे दिखेगा कहीं पे भी, किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो उसका नाम जरूर एल्डिहाइड आप लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने OL जोड़ा, यहाँ पे जोड़ देंगे AL, क्योंकि एल्डिहाइड का AL है। नेक्स्ट यहाँ से
से आता है हमारे पास कीटोन। तो कीटोन बहुत ज़्यादा बढ़िया सा कंपाउंड है और रिप्रेजेंटेशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। क्या होती है कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, चाहे तो इसे नीचे जोड़ दो, चाहे आप ऊपर जोड़ दो, चाहे लेफ्ट में जोड़ दो, ठीक है। तो ये कहीं ये इस तरीके से भी दिखाई दे जाती है, हमें लिखी हुई इस तरीके से ये लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कीटोन की ही बात करते हैं। और जो इसके हम सफिक्स की बात करते हैं उसमें जुड़ता है ओन। क्या जुड़ता है भाई? ओन जुड़ता है इसमें, ठीक है। क्या जुड़ता है? तो यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम करना क्या है इसमें, है ना। तो पहला जुड़ गया हमारे पास अल्कोहल, दूसरा जुड़ गया हमारे पास एल्डिहाइड, तीसरा जुड़ गया हमारे पास कीटोन। तो चौथे नंबर पे कैसा रह जाएगा? वो आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक खतरनाक है भाई, ये इसकी बहुत बेहतरीन वाली चीजें हैं। तो क्या है ये कार, देखते हैं इसका भी। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है भाई, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो सफिक्स जुड़ता है वो जुड़ता है ओइक एसिड से। किससे? ओइक एसिड से जुड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे आप ये चीजें आप याद कर लें, ठीक है। ये चीज तो आप याद हो सकती है ना यार, क्योंकि अब तक देख लो हमने कुछ भी याद नहीं करा, आपने बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय करी अपनी क्लास 10। तो यहाँ से आके थोड़ा सा बस पढ़ लो, कुछ ही दिनों की बात है ना। आपका एग्जाम भी आने वाला है, पहला आपका एग्जाम होगा 27 को इंग्लिश का, ना तो उसके बाद हमारा साइंस का ये एग्जाम है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लें। आई होप कि मैं आपको सारी चैप्टर्स की वीडियो दे दूं, वरना बहुत बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप बस बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास आते हैं भाई, हम सफिक्स की बात कर रहे थे। इन द लीड द फाइनल ई एंड एड द सफिक्स। कैसे होता है ये आप समझिए पहले ना, कि किस तरीके से चलता है भाई। देखो ये यहाँ पे है CH3Cl, यानी कि हमारे पास क्या जुड़ गया है, यहाँ से क्लोरो जुड़ गया, Cl जुड़ा है। तो Cl जुड़ा है यानी कि Cl के साथ हम प्रीफिक्स लगाते हैं भाई, प्रीफिक्स लगेगा। हाइड्रोकार्बन है, प्रीफिक्स पहले जुड़ गया, तो हाइड्रोकार्बन और प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ जुड़ रहा क्या है? Cl। Cl का हम क्या लिखते हैं भाई? Cl का लिखते हैं हम क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। अब जब हमने क्लोरो लिख लिया तो क्लोरो के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है कार्बन के? एक। एक को क्या लिखते हैं हम? एथ, ठीक है। यहाँ अगर हम समझ पा रहे हैं, मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स थे ना, ये याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वहीं चलते हैं जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी। तो यहाँ से हमारे पास आ गए प्रीफिक्स, ठीक। हाइड्रोकार्बन और नाम, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्लोरो। ये है हमारे पास क्लोरो, क्लोरो और एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोमीथेन हो जाता है यहाँ से, ठीक। क्लोरोमीथेन। यहाँ कितने कार्बन है? 1 और 2। लेकिन यहाँ OH भी आ गया ना, तो इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से, अगर ओपन स्ट्रक्चर हम देखें तो ये होता है इसका ओपन स्ट्रक्चर। और इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, बस अगर हम सफिक्स जोड़ रहे हैं ना, तो सफिक्स जोड़ने के लिए यहाँ से हमें ये इथेन का ई गायब करना है और इसके अंदर OL जोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? इथेनॉल। इथेन था, ये ई हटा दिया तो इथेनॉल हो गया। नेक्स्ट यहाँ से जुड़ रहा है CH3CHO। अब ये देखो यहाँ आ जाओ वापस, एल्डिहाइड पे आ जाते हैं। तो एल्डिहाइड को हम इस तरीके से भी CHO भी लिख सकते हैं। तो आपको जहाँ CHO दिखाई दे जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। अब एल्डिहाइड कहलाता है तो एल्डिहाइड का हमें पता है कि क्या जुड़ेगा? Al जुड़ेगा। ई हटा के, इथेन में से ई हटा के क्या जोड़ दो? Al जोड़ दो, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे CO आपको दिख गया होगा, तो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि CO ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो क्या है? पहचान जाना बिल्कुल कैसा है? कीटोन है ये। कौन सा है ये हो गया भैया हमारा कीटोन हो गया। कीटोन होने के बाद ये क्या है? यहाँ से 3 कार्बन के एटम थे तो प्रोप, क्या है? प्रोप। और एन हमने लगाया था क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। अच्छा, अब इसमें से ई हमें हटा देना है और ON ही ओन जोड़ देना है, तो बन जाएगा हमारे पास प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन।
नोन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमें इस तरीके से भी नजर आ जाएगा, COOH जुड़ा हुआ। तो यहाँ से हमें पहचान लेंगे। तो इसकी पहचान सबसे आसान और इसकी पहचान भी सबसे आसान। ठीक है, यहाँ कभी कभी अगर इसने खोल के लिख दिया तो इससे घबराना मत, बस जहाँ से ये था इसको अलग करके देख लो, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये एल्डिहाइड है। ठीक, तो यहाँ से हमने ई हटा दिया और OH ऐसे जोड़ दिया। तो अब ये क्या बन गया, इसकी पूरी नाम, इसका बन गया इथेनोइक एसिड। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार दोबारा से यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई अगर अल्कोहल है तो OL जोड़ देना है, और अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो AL जोड़ देना है, और अगर हमारे पास कीटोन आ रहा है तो O जोड़ देना है, और अगर ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड जोड़ देना है। पर जोड़ना कब है, जब हम ई को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, ई को हटा के ये सारी चीजें कार्बन्स में प्लस कर देनी है उसके नाम के पीछे सफिक्स में। ठीक, समझिए इस बात को। सफिक्स यानी कि जो पीछे लगा रहे हैं हम नाम के पीछे, और प्रीफिक्स यानी कि जो नाम के आगे हम लगा रहे हैं। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्या है होमोलोगस सीरीज, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज in which successive compounds group differ by CH2 group। और इस तरीके से होमोलोगस सीरीज ये चलती जाती है। तो होमोलोगस सीरीज मेनली है क्या, मेनली है उसमें मीथेन, ईथेन है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हमारी होमोलोगस सीरीज है। और केवल ये डिफरेंट किससे है, ये है CH2 के बॉन्ड से। तो CH2 के बॉन्ड से किस तरीके से डिफरेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आता हमारे पास मीथेन, तो इसका होता है CH4। ईथेन आएगा तो CH कितना, CH3, ये हो गया हमारे पास इथेन। इसी तरीके से हमारे पास जुड़ते चले जाते हैं। अगर मैं इसे जोड़ूं तो इसमें केवल CH2 का ही डिफरेंस है भाई। एक Ca आ गया और एक यहाँ से O और आ गया ना, मतलब H आ गया, सॉरी H और आ गया यहाँ से। इसमें क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक तो कार्बन का, ठीक, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यानी कि, और एक हाइड्रोजन का। तो CH2 का ही तो डिफरेंस है भाई। तो CH2 का डिफरेंस इस पूरी होमोलोगस सीरीज में चढ़ता जाएगा। और इसी की वजह से अगर CH2 बार बार जुड़ेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाएगा। तो ये बताने का क्या रीजन है, ये आप समझिए कि यहाँ पे बताना ये हम क्यों चाह रहे हैं। ये इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे आपके पास क्वेश्चन मिल जाए, क्या क्वेश्चन मिले, मान लो कि आपके पास यहाँ पे चीजें दे दें कि एक इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन चिपका लेंगे, और कुछ इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से दे रखा है यहाँ, ठीक, और इस तरीके से भी दे रखा है, और कहे कि इसमें से किसका किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो जिसके कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम भी तो ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे भाई, C और H2, इनमें C और H2 का ही डिफरेंस है। देखो, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। कितने हैं इसमें 3 एटम है, इसमें 5 है, इसमें हमारे पास 4 है, और यहाँ हमारे पास 6 है। तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है कि इसका ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, इसी वाले का, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है उसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा। तो समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट चले, बस इतना ही इसमें समझने की जरूरत है, बाकी आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा तो आपका पूरा आंसर ये परफेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप बहुत ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं। भाई आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि अगर हमने बात की कि भाई बहुत सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि क्या, वो चीज क्या है भाई, फॉर्मूला सेम होगा किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, इन विच द कंपाउंड हैव सेम सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पर कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
दोबारा लिख लेते हैं इसे एक बार, ठीक है। यहाँ से मैं इसे डिलीट करके दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेंगे, कोई 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 इश्यूज नहीं है। क्या है? द कंपाउंड हैविंग, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, बट ये बट के आगे की चीज ही है बहुत मुश्किल, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये लिख दीजिएगा, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स, इज कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है भाई कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, किसके? ब्यूटेन। तो इसका जरा आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे भाई, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम? 4, और हाइड्रोजन एटम कितने? 10। तो 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम इसमें होने ही चाहिए। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम सा बना लेते हैं, बिल्कुल इजी वाला। यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हम चिपका देते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ लग गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आइसोमर्स तो समझ में आया होगा। क्या कहना चाह रहा है भाई आइसोमर्स में? ये कहना चाह रहा है जिस कंपाउंड में वो आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। जैसे इसका ये पहला स्ट्रक्चर तो ये है। अच्छा, ब्यूटेन का अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, जी बिल्कुल, ये इसका इस आइसोमर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझ लें, ठीक। तो ये इसका पहला स्ट्रक्चर, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके 2 ही आइसोमर हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं वहीं दूसरी तरफ पेंटेन की, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे। कौन कौन से? मैं इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, ठीक। तो आप हाइड्रोजन अपने आप चिपका लीजिएगा। 5 कार्बन के एटम, बाकी के यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे। एक स्ट्रक्चर ये है, ये इसका पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा? दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, ये 4 या तो इधर लगा है कार्बन, या हम इधर कार्बन लगा सकते हैं। दूसरा, तीसरा स्ट्रक्चर इसका बड़ा प्यारा है। तीसरे स्ट्रक्चर में ये इस तरीके से, बाकी जहाँ खाली जगह है ना वहां पे केवल हाइड्रोजन लगाना है। तो पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर हो गए। कितने स्ट्रक्चर हो गए पेंटेन के? पेंटेन के हो गए हमारे पास 3 स्ट्रक्चर। और ब्यूटेन के कितने हैं? ब्यूटेन के हमारे पास हो गए 2 स्ट्रक्चर। तो ये याद रहेंगी ना बातें, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ से बच्चा पार्टी हमने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ करी हैं। आज जितनी भी हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने चीजें पढ़ी हैं, फालतू चीजें यहाँ हमने नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक भी अगर आपको समझना है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। बताइएगा कि कौन सा आपको टॉपिक्स पर्टिकुलरली समझना है, हम वो वीडियो उस पे एक लेके आएंगे, ठीक। मेहनत हमारी भी है, मेहनत आपकी है, परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी जाने वाली हैं आपकी बोर्ड्स की जितनी भी एग्जाम है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। साइंस से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जब आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको 11th एंड 12th इवन 9th क्लास की भी वीडियोस देखने के लिए पूरा पूरा कोर्स मिलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमें जरा सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे साइंस जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।